हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस हब। आज हम सब मित्रों देखेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का तीसरा लेसन, जो हमारा है धातु एवं अधातु। इसमें से हम एक लेक्चर देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे लेक्चर दूसरे में। देखते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। धातुओं के रासायनिक गुण की बात करते हैं तो इसमें पहला जो गुण देखते हैं कि वायु के साथ क्रिया। जो धातु होते हैं इनको वायु के साथ कराते हैं क्रिया। जब धातु को वायु के साथ अब क्रिया कराते हैं तो यानी बनता है धातु ऑक्साइड। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। उदाहरण, कापर को ऑक्सीजन के साथ मिलाए तो कापर ऑक्साइड का काला अवक्षेप बनता है। एल्यूमिनियम के साथ कराए तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्रिया करती है। ओके, जिसे देखें सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती है, जिसको रोकने के लिए हम इन्हें क्या करते हैं? केरोसिन के तेल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम धातु एक दो ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे क्रिया करती हैं, मतलब स्लो अप क्रिया, मंद अप क्रिया करती है। कौन सी क्रिया करते हैं? मंद अप क्रिया करते हैं। इन धातुओं को ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, के ऊपर एक ऑक्साइड की धीरे धीरे क्या हो जाती है? परत चढ़ जाती है। और जब इनको क्रिया कराने से पहले इन परत को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। नेक्स्ट, आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला के लौह चूर डालने पर यह तेजी से क्या होता है? जल जाता है। कापर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग का कापर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ये भी संक्षारित हो जाता है। चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों कौन से धातु हैं? अक्रिय धातु। कौन से धातु हैं? अक्रिय धातु हैं, या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं, लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखें हमारा क्या लिखा है? एल्यूमिना को HCl अम्ल के साथ अपक्रिया कराए तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2 वो बनाए। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा, एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये दोनों जो हैं उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जल के साथ अपक्रिया, यानी धातु को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो जब धातु को जल के साथ अपक्रिया है तो धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यानी धातु ऑक्साइड प्लस जल बराबर धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त है। यानी धातु क्या बनेगा? हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, धातु जो है ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेता है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ऐसे धातु हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ऐसे धातु हैं जो ठंडे जल के साथ क्रिया करता है। मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो गर्म जल के साथ क्रिया करता है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ऐसे धातु हैं जो केवल वाष्प के साथ क्रिया कर लेते हैं। लेकिन लेड, कापर, सोना, चांदी ऐसे धातु हैं जो जल के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अपक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन गैस जो होती है बुलबुले के धातु साथ धातु में क्या जाती है? चिपक जाती है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं जो हमारा दिया हुआ है। सोडियम धातु को जल के साथ अपक्रिया कराए तो जब जल के साथ अपक्रिया तो जल H+ OH माइनस आयन में क्या जाता है? टूट जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस उसमें बाहर निकलती है। कैल्शियम के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं जल के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। एल्यूमिनियम और जल अपक्रिया की तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। आयरन के साथ जल के अपक्रिया कराए तो आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। नेक्स्ट देखते हैं
कि धातुओं के तन अम्लों के साथ अपक्रिया, ये जो धातु होते हैं उनके तन अम्लों के साथ अपक्रिया, और जब धातु तन अम्लों के साथ अपक्रिया करते हैं, कोई भी जो धातु है वो तन अम्लों के साथ अपक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, बाहर निकलेगी। उदाहरण देखते हैं, यानी आयरन को HCl अम्ल के साथ अपक्रिया करे तो H यहाँ Cl- और H+ आयन देगा, और यहाँ पर FeCl2 फेरस क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। मैग्नीशियम को HCl के अम्ल के साथ अपक्रिया करे तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल रही है। जिंक और HCl, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। एल्यूमिनियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कापर चांदी, कापर एजी चांदी, कापर चांदी और पारा तन अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं कि धातुओं की अन्य लवणों के साथ अपक्रिया, धातु और लवण विलयन के साथ अपक्रिया करता है तो लवण विलयन बनाएगा और धातु बनाएगा। नेक्स्ट की धातु अपक्रिया धातुओं से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से क्या करती है, विस्थापित कर देती है। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। आइए देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी है क्या, यानी धातुओं को कह सकते हैं कि वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में क्या किया गया, धातुओं को रखा गया है, वही उसकी क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। ठीक है, जो सबसे टॉप पर सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और जो सबसे बॉटम यानी सबसे नीचे है वो क्या है, सबसे कम क्रियाशील होता है। जो बीच में है वो मिडिल क्या है, कम क्रिया मध्य क्रियाशील होते हैं। यानी हाइड्रोजन से नीचे जो तत्व है सबसे कम क्रियाशील। धातुओं की अधातुओं के साथ अपक्रिया, तत्वों की अपक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के संपूर्ण अपनी संयोजकता कोष से, जो धातु के संपूर्ण अपने कोष की संयोजकता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, और अर्ध धातु और अधातु परमाणु की संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे HCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम क्या कर रहा है, बाहर निकाला तो इसके पास एक चार्ज आ गया और 2 8 हो जाए, यानी इसका स्टक के नेम क्या है सर, इसका स्टक पूरा हो गया। क्लोरीन का वास्तव कोष में देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 है, इसके वास्तव कोष में अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और बन जाएगा 2 8 8, यहाँ पर आएगा क्लोरीन ऋणायन। ठीक है, यानी दोनों को, सोडियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ा और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, पहला गुणधर्म है भौतिक प्राकृत, गलनांक एवं क्वथनांक, घुलनशीलता, विद्युत चालकता। अब भौतिक गुण में जिससे देखते हैं इसके, ये ठोस हुआ कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। गलनांक क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, मिट्टी, तेल आदि विलायकों में क्या होते हैं, आविलेय होते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते, जैसे नमक। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति की धातुई यानी खनिज, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों या यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं,
खनिज कहते हैं। नेक्स्ट एक्स, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे एक्स कहते हैं। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु क्रम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती हैं, अपने विद्युत अपघटन में मिलती हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मध्य क्रियाशील धातु जिंक, आयरन, पीबी, कॉपर और पारा, ये मध्य क्रियाशील हैं। सबसे कम क्रियाशील एजीएयू, सोना और चांदी जो धातु हैं ये बहुत सबसे निम्न क्रियाशील हैं। ओके, धातुओं का निष्कर्षण। अब धातुओं के निष्कर्षण के लिए कौन कौन सी यहाँ पर विधि को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, यानी एक्स से धातु को क्या करना, प्राप्त करना। ठीक है, तो पहले चरण में हम क्या करेंगे, एक्सओ का समृद्धिकरण करेंगे, दूसरे चरण में धातुओं का निष्कर्षण करेंगे और तीसरे चरण में धातुओं का क्या करेंगे, प्रेषीकरण करेंगे। ओके, चलिए भाई मिलते हैं। है क्या एक्स का क्या होगा, पहले सांद्रण होगा, तो ये सब अलग अलग की क्या है, एक प्रक्रिया। ओके, देखते हैं कुछ प्रमुख परिभाषाएं। प्रमुख परिभाषा में पहला परिभाषा की गैंग क्या है, भर्जन क्या है। तो गैंग क्या है, पृथ्वी से खनिजित एक्स में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्योंकि जो भी कोई पदार्थ मिट्टी से खोद कर निकाला जाता है तो वह 100% शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ क्या होती हैं, मिलावटियाँ अवश्य पाई जाती हैं। तो जो ऐसी मिलावटियाँ होती हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं गैंग। नेक्स्ट टॉपिक भर्जन। सल्फाइड एक्स को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड रूप में बदल जाता है। इसकी यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। ठीक है, ऐसा देखिए इसका, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराए तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया। HgS यानी सीवार को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया तापन किए, गर्म किए तो सिल्वर ऑक्साइड प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया। अगला हेडिंग निस्तापन। निस्तापन, कार्बोनेट एक्स को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, यानी जिंक कार्बोनेट को तापन किया तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, ये हमारा एक निस्तापन है। नेक्स्ट अपक्रिया हमारी है उपचयन। कौन सी अपक्रिया है, उपचयन। धातु ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट धातुओं का परिष्करण। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए अधिक उपयोगी विविधता विद्युत अपघटनी धातुओं का परिष्करण किया जाता है। तो ये हमारा है विद्युत अपघटनी शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक पात्र में इसको रखा गया एनोड पर। नेक्स्ट को देखते हैं कि विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु का विद्युत अपघट्य क्या हो जाता है, में घुल जाता है। दूसरा पॉइंट है कि उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबिले अशुद्धियाँ एनोड तली पर एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिससे एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण की धातुएं अपनी आसपास अम्ल आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संचयित हो जाती हैं। नंबर 1 सिल्वर ऑक्साइड वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अपक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिससे वस्तुएं काली हो जाती हैं। कॉपर आर्द्र
आद्य कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना देता है। लोहा आद्य वायु में लोहे पर भूरे रंग की पार पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। संक्षारण की सुरक्षा लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर या सद लेपन करके क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण से मिश्र धातु को क्या कर सकते हैं, बनाकर बचा सकते हैं। सद लेपन है क्या, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर एक जिसते अगला है मिश्र धातु। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु और अधातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। लोहा सूक्ष्म में कार्बन के मिश्रण है के साथ लोहा कठोर और प्रबल भी हो जाता है। जैसे इस्पात प्लस लोहा निकल क्रोमियम मिलाते हैं, इस्पात लोहा हो गया, पीतल प्लस जिंक हो गया, कांसा प्लस टिन हो गया, और रोल्ड गोल्ड हो गया, लेड अमलगम पारे हो गया। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों को